हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें ये यूनिट नंबर 5। पूर्व के वीडियो में जो है हम आपको सेलों के बारे में पढ़ा रहे थे, और सेलों के अंदर आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों टॉपिक चल रहे थे। विद्युत रासायनिक सेलों के प्रकार हमारा पूर्व के वीडियो में टॉपिक चल रहा था। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल हमारा टॉपिक चल रहा था। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो है आपका वो है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वास्तव में एक सरलतम सेल होता है। प्राथमिक सेल जो है एक सरलतम सेल होता है, और ये अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात इनको डिस्चार्ज होने के बाद में चार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार काम लेने के बाद में पुनः इन्हें काम में नहीं लिया जा सकता, दोबारा से इनको हम प्रयुक्त नहीं कर सकते। चौथा जो पॉइंट इसमें हमने वो है आपका लैग्रांजिक सेल उदाहरण, आपका शुष्क सेल, आपका ZN-HG सेल। ये सेल जो है हमारे प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं। आपको दूसरा जो हम पढ़ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ रहे थे द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल हम पढ़ रहे थे, द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल में देखिए, आपको हम बताते हैं कि ये द्वितीयक सेल जो है वो उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, यानी रिवर्सेबल होते हैं, अर्थात ये पुनः काम में लिए जा सकते हैं, क्योंकि निरावेशित होने के बाद में इन्हें आवेशित किया जा सकता है, जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनको डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा से हम काम ले सकते हैं, चार्ज किया जा सकता है। जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी है, आपके इन्वर्टर है, इन्हें चार्ज करके पुनः हम लंबे समय तक जो है काम में ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इसमें उदाहरण जो है आपका सीसा संचायक सेल, आपका सीसा संचायक सेल, और आपका इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण निकल कैडमियम सेल। तो इसका सीसा संचायक जो सेल है, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल वास्तव में ये एक द्वितीयक सेल होता है, ये एक सेकेंडरी सेल होता है, और इसके अंदर जो है आपके पीबी और एंटी मनी के स्पंजों के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। और ये जो आपके इलेक्ट्रोड बने रहते हैं, ये एनोड के रूप में होते हैं। दूसरे जो PbO2 के रूप में बने होते हैं, वो कैथोड का कार्य करते हैं। ये अनेक इलेक्ट्रोडों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में इनको हम जो है तनु H2SO4 के विलयन में डुबो देते हैं। तनु H2SO4 के विलयन में डुबोने के बाद में, और इसका जो घनत्व होता है यहाँ पर वो होता है 1.39 आपका ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसे ही सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत जो है वो विद्युत धारा ली जाती है, जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो एनोड और कैथोड के मध्य में जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। तो विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, धारा का जो है, जब हम धारा लेते हैं तो धारा का क्या हो जाता है, संचलन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो रिएक्शन आपको बताई थी, एनोड पर देखिए, ये आपका पीबी, ये आपका SO4-2, और ये हो गया आपका PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। दूसरा जो हमारा लिथार्ज जो एनोड पर कार्य करता है, PbO2, जो कि कैथोड पर हमारा कार्य करता है। PbO2 हो गया आपका PbO2 यानी कि SO4-2 आपका, और +4 ये आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके बाद में देखिए, आपका ये जो रिएक्शन करने पर जो ये बनता है, वो आपका बनता है PbSO4, Pb आपका SO4 आपका बन गया,
PbSO4 आपका बन गया, प्लस आपका जो है वो है आपका PbSO4 बनने के बाद में आपका 2H2O ये बन गया, 2H2O। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब देखिए हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण हो गया आपका, ऑक्सीकरण हो गया। और देखिए ऑक्सीकरण के बाद में हम इसको लिख सकते हैं Pb आपका प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 से आपका 2 कट गया आपका, और इस प्रकार से ये हो गया आपका 2PbSO4 प्लस 2H2, ये लीजिए। तो इस प्रकार से संपूर्ण सेल आ गया। जब वास्तव में विद्युत धारा जब ली जाती है तो कैथोड और एनोड पर विभव उत्पन्न हो जाता है, और जब सेल की प्रक्रियाएं चलती हैं, जब आपका विद्युत का काम में ली जाती है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो है आपका डिस्चार्ज हो जाता है। अर्थात डिस्चार्ज होने पर जो है तनु H2SO4 की सांद्रता घट जाती है, और घटने पर 1.24 आपका ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, अर्थात ये निरावेशित हो जाता है। अब इसको आवेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एनोड को कैथोड से और कैथोड को एनोड से हम जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वहां अभिक्रिया जो है उल्टी दिशा में प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए उल्टी दिशा में प्रारंभ हो जाती है। तो आवेशन की अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे, आवेशन की अभिक्रिया, क्योंकि ये पूछी जाती है आवेशन की अभिक्रिया। तो देखिए ये आपका हो गया PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन PbSO4 माइनस 2, ये हो गया आपका अपचयन। दूसरा देखिए हम जो पढ़ेंगे रिडक्शन पढ़ेंगे, वो है हमारा PbSO4 प्लस 2H2O रिएक्शन PbO2 प्लस SO4 माइनस 2, और ये हो गया 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 2 से हमारा 2 कट गया आपका, और ये बच गया हमारे पास PbSO4 प्लस 2 और 2H2O और रिएक्शन Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो इस प्रकार से ये जो है आवेशन की प्रक्रिया है। जब चार्जिंग की प्रक्रिया चलती है तो इस प्रकार की जो है इस प्रकार की घटना पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये देखिए स्टूडेंट्सों, आपको ये आपका जो है विद्युत रासायनिक सेल के अंदर हम पढ़ते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल जो सीसा संचायक सेल है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, और इस प्रकार से इसमें जो हमने आपको नामांकित चित्र के माध्यम से पूर्व के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से वास्तव में इस सेल के अंदर जो क्रिया होती है, वो हम आपको पूर्व के वीडियो में ये रिएक्शन बता चुके हैं। किस प्रकार से जो है आपके निरावेशन की अभिक्रिया का समीकरण और आवेशन की अभिक्रिया का समीकरण होता है, और कई इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से पीवी का जो स्पंज होता है वो एनोड का कार्य कर रहा है, जिसमें PbO2 भरा रहता है, वो कैथोड का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमने आपको पुनः दोबारा से आपको बता दी है। अब देखिए स्टूडेंट्सों, अब हम इसके बाद में ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वास्तव में ईंधन सेल के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो देखिए, ईंधन सेल के अंदर देखिए आप, वो हम आपको बताते हैं। ईंधन सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ईंधन सेल। देखिए ईंधन सेल के अंदर देखिए आप, ईंधन सेल यानी प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बाद में जो हम ईंधन सेल पढ़ेंगे। ईंधन सेल वास्तव में इससे हमें अनवर्त
यानी लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है और लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है। और वास्तव में इसका जो उपयोग किया जाता है वो वायुयानों में किया जाता है। वायुयानों के अंदर इसका उपयोग जो है किया जाता है, वायुयानों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ क्रियाकारक के रूप में सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ क्रियाकारक के रूप में गैसों का उपयोग किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। गैसों का उपयोग किया जाता है जो कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है एवं सेल से विद्युत मिलती रहती है, एवं सेल से विद्युत मिलती रहती है, सेल से विद्युत मिलती है। पांचवा पॉइंट जो है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड वो है पीटी के बने रहते हैं, यानी कार्बन के दो संरेंद्र होते हैं। ये कार्बन के दो संरेंद्र होते हैं जो पीटी के इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, जो पीवी के इलेक्ट्रोड से बने रहते हैं और ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और इनके मध्य में अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्ट भर दिया जाता है। इनके मध्य में अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्ट भर दिया जाता है, विद्युत अपघट्ट भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्षारीय व विद्युत अपघट्ट भर दिया जाता है। 9वां पॉइंट जो है, एनोड की तरफ से O2 प्रवाहित की जाती है, O2 प्रवाहित की जाती है, जबकि कैथोड की तरफ से H2 प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रवाहित की जाती है। एनोड तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा एनोड तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा एनोड यानी कि जो है आपका एनोड तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण, एनोड व कैथोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा विभव उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार से ये ईंधन सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका नामांकित चित्र देख लीजिए। ये रहा आपका चित्र के अंदर देखिए, ये आपका हम चित्र बना रहे हैं और चित्र के अंदर जो है वो आपका ये देखिए इस प्रकार से ये आपका चित्र है और ईंधन सेल का हम डायग्राम बना रहे हैं, ये लीजिए। और इस प्रकार से ये रहा आपका, और ये लीजिए इस प्रकार से ये आपका ईंधन सेल का हम डायग्राम बना रहे हैं
ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। और इस प्रकार से ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो देखिए बहुत ही सरल है आपका। ये पीटी के इलेक्ट्रोड हैं जिनके तार लिपटे रहते हैं। ये आपका पीटी के इलेक्ट्रोड हैं और इनके मध्य में ये आपका क्षारीय जो विलयन है वो आपका बना हुआ रहता है। इस प्रकार से ये देखिए ये आपका डायग्राम ये इलेक्ट्रोड है पीडी के, प्लेटिनम के ये इलेक्ट्रोड हैं और इनमें ये इस प्रकार से ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये, और ये आपका अम्लीय व क्षारीय मध्य में विलयन बना रहता है। ये आपका रहा इस प्रकार से। ये जो है आपका विद्युत अब देखिए ये आपका गैस यहाँ से निष्कासित हो रही है, ये लीजिए आप। और ये अम्लीय तथा क्षारीय जल है आपका, अम्लीय 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 तथा क्षारीय जल, अम्लीय तथा क्षारीय जल है आपके। और ये संरंध्र ग्रेफाइट, संरंध्र ग्रेफाइट, संरंध्र ग्रेफाइट है आपका। ये आपके जो है पीटी के, ये प्लेटिनम के आपके एनोड हैं। ये आपकी H2 जो है एनोड में, एनोड की तरफ आप, एनोड की तरफ जो है आप H2 गैस प्रवाहित की जाती है, जबकि कैथोड की तरफ आपकी O2 गैस प्रवाहित की जाती है। H2 और ये हो गई आपकी O2। इस प्रकार से ये आपका संरंध्र ग्रेफाइट है, संरंध्र आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ये आपका पीटी है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं आपके। ये आपकी O2 है जो कि कैथोड का कार्य करेगी। यहाँ कैथोड संरंध्र ग्रेफाइट जो कि कैथोड है आपका, कैथोड, ये कैथोड का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से H2O2 ईंधन सेल, H2O2 आपका ये ईंधन सेल का। तो इस प्रकार से देखिए प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बाद में हम जो पढ़ रहे हैं वो ईंधन सेल पढ़ रहे हैं, और ये वास्तव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल जो है वो बहुत ही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईंधन सेल जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए ईंधन सेल जो है नंबर 1, इससे हमें लगातार क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग जो है वायुयानों में किया जाता है, क्रियाकारक के रूप में गैसों का उपयोग किया जाता है, जो क्रियाकारक के रूप में गैस प्रयुक्त की जाती है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सेल से विद्युत मिलती रहती है। कार्बन के 2 संरंध्र होते हैं, ये आपका कार्बन के 2 संरंध्र होते हैं, एनोड और कैथोड 2 संरंध्र होते हैं, पीटी के इलेक्ट्रोडों से बने होते हैं।
और ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कैटालिसिस का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनके मध्य में अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्य भरा रहता है। इनके मध्य में क्षारीय विद्युत अपघट्य भरा रहता है या भर दिया जाता है। एनोड की तरफ से H2 गैस प्रवाहित करते हैं और जबकि कैथोड की तरफ से O2 प्रवाहित की जाती है। एनोड एवं कैथोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इसकी जो ईंधन सेल की अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया पढ़ेंगे और क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये ईंधन सेल की विशेषता थी। जिस प्रकार से हम प्राथमिक सेल के अंदर विशेषताएं पढ़ रहे थे, द्वितीयक सेल के अंदर पढ़ रहे थे, द्वितीयक सेल के अंदर हम सीसा संचायक सेल पढ़ रहे थे तो उसकी विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी प्रकार से हमने ईंधन सेल की ये विशेषताएं पढ़ी। इससे कंटिन्यूस हमको एनर्जी प्राप्त होती है, इसका वायुयानों में उपयोग किया जाता है, रॉकेट वगैरह जो अंतरिक्ष में जाते हैं क्रियाकारक के रूप में, ये जो है गैस के रूप में, क्रियाकारक गैस के रूप में होती है जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सेल से हमें विद्युत मिलती रहती है। कार्बन के दो संयंत्र होते हैं जो ग्रेफाइट के बने होते हैं, एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं। पीटी के इलेक्ट्रोड से मिलकर बने होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य कर रहते हैं। इनके मध्य में अम्लीय व क्षारीय विद्युत अपघट्य बढ़ जाता है। एनोड की तरफ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, कैथोड की तरफ से O2 प्रवाहित की जाती है। एनोड व कैथोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपका जो हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ रहे थे उसकी विशेषताएं पढ़ रहे, ये आपका डायग्राम रहा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जब माध्यम अम्लीय होता है तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लीय माध्यम के अंदर हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहली कंडीशन के अंदर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया ईंधन सेल के अंदर हम पढ़ेंगे, वो आप देखिए। ईंधन सेल के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा ईंधन सेल। ये ईंधन सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जांपल हमने लिया था H2O2 ईंधन सेल। तो देखिए पहली अभिक्रिया जब माध्यम अम्लीय हो तो पहली कंडीशन में जब माध्यम अम्लीय हो तो पहली कंडीशन के अंदर देखिए, पहली कंडीशन के अंदर है एनोड पर ये जो अभिक्रिया होती है अम्लीय माध्यम के अंदर, वो देखिए आपका H2 गैस हम प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो ये हो गया आपका 4H प्लस और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन आपका, और ये ऑक्सीकरण धन संयोजकता में वृद्धि होना। अब कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वो देख लीजिए आप। कैथोड पर अभिक्रिया यानी O2 हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये रहा O2 प्लस 4H आपका, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आपके, और इस प्रकार से ये जो हमें अभिक्रिया 2S2 ये हो गया आपको चयन। तो इस प्रकार से ये अम्लीय माध्यम के अंदर आपका नेट समीकरण आ जाएगा। 4 से 4 कट गया आपका, ये हो गया हमारा 2H2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस, और 4H से 4H कट गया, ये लीजिए 4H से आपका 4H कट गया, तो ये हमारे पास बच गया क्या 2H2। ये आपका नेट समीकरण प्राप्त हो गया। ये लीजिए आपका कुल अभिक्रिया जो है हमारी ये प्राप्त हो गई। ये हमारी कुल अभिक्रिया नेट समीकरण यानी कुल अभिक्रिया, ये लीजिए। अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे, जब माध्यम क्षारीय हो तो, जब माध्यम क्षारीय हो तो देखिए, जब माध्यम हमारा क्षारीय होगा तब क्या होगा, तो देखिए क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया जो है हम एनोड पर पढ़ रहे हैं, लेकिन एनोड पर जो है हम हाइड्रोजन गैस ही प्रवाहित कर रहे हैं, और लेकिन क्षारीय माध्यम है तो OH आपका ये माइनस हो गया आपका, और ये जो है आपका वो हो गया आपका
4H2O, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 8, और ऑक्सीजन हो गई आपकी 4। तो इस प्रकार से ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये लीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अगली अभिक्रिया देखिए जो कि हमारी कैथोड पर है। कैथोड के अंदर देखिए, कैथोड के अंदर जो है हमारा वो है हमारा ऑक्सीजन, और आपका जो है 2H2O प्लस क्षारीय माध्यम के अंदर यह अभिक्रिया हो रही है, तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये देखिए आपका 4OH माइनस हो गया। इस प्रकार से देखो 4 ये रहे आपके, 4 से 4 कट गया आपका, और ये आपका बच गया। अब 2 चल के आऊं, ये आपका 2H2O इस प्रकार से, और ये आपका हो गया आपको चयन। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो अभिक्रिया 4OH से 4OH आपका कट गया इस प्रकार से। तो नेक्स्ट जो कुल अभिक्रिया का समीकरण जो हमें प्राप्त होगा H2O2 प्लस 2H2, तो ये हमारा कुल अभिक्रिया का समीकरण प्राप्त हो गया। कुल अभिक्रिया का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो है ईंधन सेल के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने जो अभिक्रियाएं पढ़ी वो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम दोनों के अंदर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से वहां पर जो हमने पढ़ी थी प्राथमिक सेल के अंदर एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड के अंदर हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आवेशित और निरावेशित दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ी। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में, ईंधन सेल वास्तव में इससे हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी खास बात, इसमें क्रियाकारक के रूप में गैस होती है तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आसानी से उपलब्ध होने के बाद में यहाँ सबसे प्रचलित जो सेल है वो H2O2 है, जो कि सबसे प्रचलित सेल है। यहाँ कार्बन के 2 संरंध्र होते हैं, यानी जो पीटी के इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करते हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और इनके मध्य में अम्लीय और क्षारीय विद्युत अपघट्ट आपका बराबर रहता है। और इस प्रकार से जब हम सेल से अभिक्रिया प्राप्त होती है तो एनोड और कैथोड के मध्य में विभव उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से एनोड से हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं, कैथोड से हम O2 प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए नामांकित चित्र आपका ये रहा अम्लीय तथा क्षारीय, ये रहा आपका जल जिसके अंदर भरा हुआ है। इसके बाद में संरंध्र ग्रेफाइट जो कि पीटी के एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, संरंध्र ग्रेफाइट कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है, ये O2 प्रवाहित की जा रही है। इस प्रकार से H2O2 ईंधन सेल का नामांकित चित्र। और ये समीकरण देख लीजिए, जब माध्यम अम्लीय हो तो वास्तव में एनोड हमारे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो 4H धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है, तो यह ऑक्सीकरण हो गया। O2 आपका कैथोड से प्रवाहित की जाती है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O आपका चयन हो गया इस प्रकार से। तो ये आपका कुल नेट समीकरण प्राप्त हो गया आपका। इसी प्रकार जब माध्यम क्षारीय हो तो ये रहा आपका OH माइनस आपका हो गया, ये आपका जल हो गया, और 2 से ये कट गया 2, 4OH से 4OH कट गया, 4 से 4 कट गया, कुल नेट समीकरण अभिक्रिया आपको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्सों ये ईंधन सेल आज के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया। पूर्व के वीडियो में जो है हम आपको प्राथमिक और द्वितीयक सेल और सीसा संचायक सेल के बारे में आपको पढ़ाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति का अध्ययन कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूर्व में छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आपके OH- आयन दें। अर्थात अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें, क्षार वो पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन दें। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। अब लेकिन यहां पर देखिए पीएच हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे।
पीएच जो ये क्या होता है, पीएच जो है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग, वो आपका पीएच कहलाता है। और ये 0 से लेकर 14 तक होता है। तो 0 से 7 तक अम्लीय, 7 पे उदासीन और 7 से 14 आपका क्षारीय होता है। जो स्टूडेंट्स हो, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्षारीय और अम्लीय प्रकृति के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पीएच का मान हम ज्ञात करेंगे किस प्रकार से होता है। अम्ल को हम के से प्रदर्शित करेंगे, क्षार को केवी से हम प्रदर्शित करेंगे। ए का मतलब एसिड और बी का मतलब आपका बेस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हो, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपको अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।